वेलकम बैक एवरीवन। मीरब जीशान और उमर जाहिर की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुशामदीद। और बात की जाए अगर अफगानिस्तान और इंडिया के मैच की, तो फर्स्ट इनिंग्स हो चुकी है। इंडिया ने बहुत बेहतरीन टारगेट अफगानिस्तान को दिया है। तकरीबन उन्होंने 181 रन्स का टारगेट उनको दिया है और देखना यह है कि अफगानिस्तान इसको किस तरह से चेस करता है, क्या वेरिएशंस लेकर आते हैं बैट्समैन। बिकॉज अगर हम विकेट को देखें तो वो भी बैटिंग को सपोर्ट कर रही है, स्पिन को भी सपोर्ट मिल रही है। कहीं ना कहीं हमने देखा कि विकेट्स लेने में कोई ख़ास मुश्किलात भी पेश नहीं आई हैं। अच्छी जगहों पर अच्छी विकेट्स ली गई। लेग बिफोर विकेट भी किया गया। राशिद खान ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। और अगर हम बात करें बैटिंग की, तो अफगानिस्तान की एक विकेट जा चुकी है। देखना ये है कि कितने ओवर्स में स्कोर पूरा होता है या अफगानिस्तान एक बड़े मार्जिन से शिकस्त का शिकार होता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग मैच जारी है। उमर से ज़रा डिस्कस करते हैं कि उमर कैसे देखते हैं आज के मैच को। उमर, अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, बिकॉज अभी उन्होंने अपनी पहली इनिंग्स खेली, बॉलिंग की और अच्छी बॉलिंग की। स्कोर तो बन ही रहा है, मतलब बारबाडोस में स्कोर हम देख रहे हैं कि वो अच्छा बन रहा है, इट्स फाइन। लेकिन क्या आपको लगता है कि अफगानिस्तान इस स्कोर का ताकुब कर सकेगा? अच्छा स्कोर, मतलब ये जो टारगेट दिया गया है इसको चेस कर लेगा? व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? देखिए, रहमानुल्लाह गुरबाज जो है इनके मेन प्लेयर है और अलॉन्ग विद इब्राहिम जदरान, जब ये दोनों एक पेयर बनाते हैं, वो अफगानिस्तान के जो इनिंग्स को तकवियत देने में वाइटल रोल प्ले करते हैं हमेशा से। लेकिन अनलकीली गुरबाज क्योंकि पवेलियन लौट आया है, बाकी अब वो नजीब आएंगे और तो मसला हो सकता है, चैलेंजिंग होगा। लेकिन यू नेवर नो, अफगानिस्तान अगर नर्व्स को होल्ड कर ले तो यू नेवर नो। लेकिन इंडिया की रिकवरी जो हुई है ना, वो बहुत ज़बरदस्त हुई है। आप ये देखें कि फजल हक फरूकी अपनी फॉर्म को कैरी करते हुए विकेट उन्होंने चटकाई पहले आते ही। उसके बाद फिर 3 विकेटें आदिल राशिद ने, राशिद खान है बैक में, पार्डन, राशिद खान साहब ने 3 विकेटें ली, 4 ओवर में 26 रन दिए। और उसके बाद आप ये देखें, आईसीसी की रैंकिंग्स आप देखा करें, जो अपडेट आती है T20 की रैंकिंग अगर आप देखें तो स्काई सूर्या कुमार यादव टॉप रह रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं अपनी रैंकिंग। और लोगों में ये बात आ सकती है कि स्काई क्यों रिटेन कर रहे हैं रैंकिंग, तो वो परफॉर्म करके जस्टिफाई किया उन्होंने। आज वो रेस्क्यू में आए इंडिया के लिए और इनिंग्स को रिबाउंड किया उन्होंने। और जो 50 थी, क्रूशल 50 थी, फायरी 50 थी, और उसने प्लेटफॉर्म सेट किया। कर्टिसी पांड्या ने भी स्पॉट किया। बात यह है 181 रन करना अब इनके लिए, अगर 160 भी होता ना तो मे भी मीरब हो सकता था कि अफगानिस्तान इजी पे जाता। लेकिन जज़ई खेल रहे हैं, बल्कि हजरतुल्लाह जज़ई। और हम आगे भी बात कर रहे थे, द काइंड ऑफ प्लेयर ही इज अ ब्लिस्टरिंग प्लेयर, ही लव्स टू टेक चार्ज अगेंस्ट द बॉलर्स। तो देखना ये है, क्योंकि मसला ये पहला मैच खेल रहे हैं T20 वर्ल्ड कप में अपना, लेकिन डोमेस्टिक खेल के आ रहे हैं और सेंचुरी करके आ रहे हैं। आयरलैंड के खिलाफ 2019 में उन्होंने एक सेंचुरी की थी बड़ी लेवल की। तो प्लेयर तो है मोहम्मद नबी हिमसेल्फ, ही इज अ वेरी ग्रेट प्लेयर और प्रेशर हैंडल करना जानते हैं। लेकिन आसान नहीं होगा। अभी तो कुलदीप भी आएंगे बॉलिंग करना। अगर राशिद ने 4 ओवर्स में 26 रन दिए और 3 विकेटें लिया, तो कुलदीप भी टेस्ट करेंगे इनको। और आसान बिल्कुल नहीं होगा, चैलेंजिंग होगा। बिल्कुल सही है। इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है आप सबके फेवरेट हाफिज मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका जी। हाफिज साहब, मैच जारी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, क्योंकि इंडिया ने एक अच्छा टारगेट जो है वो अफगानिस्तान को दिया है। ज़्यादा भी हो सकता था, अगर विकेट्स ना जाती तो हम देख रहे थे कि स्कोर बढ़ सकता था। सूर्या कुमार यादव की एक बड़ी अच्छी फॉर्म जनरेटेड थी, लेकिन फिर उसके बाद उनको मतलब खैराबाद कह दिया उन्होंने, जिस तरह से 53 पर वो आउट हो गए, विकेट चली गई। स्कोर फिर भी बढ़ता रहा और फाइनली 181 का टारगेट इंडिया ने अफगानिस्तान को दिया है। कैसे देखते हैं हाफिज साहब आप, अगर हम अफगानिस्तान की बॉलिंग की बात करें और बैटिंग इंडिया की अगर हम बात करते हैं, तो क्या कहेंगे फर्स्ट इनिंग्स के बारे में? देखिए, एक अच्छा बैटिंग शो है और उसमें आपको सेंसिबल बैटिंग भी नजर आती है। दूसरी तरफ से आपको अफगानिस्तान की बॉलिंग देखते हैं तो वहाँ पर उनके कुछ बॉलर्स ने अच्छी गेंदबाजी भी की है, जैसे राशिद खान है। और जब अच्छी गेंदबाजी हो रही थी तो इंडिया के जो बैटर्स हैं उन्होंने अच्छे बॉलर्स को रिस्पेक्ट भी किया और गैर जरूरी तौर पर उनके खिलाफ शॉट्स निकालने की कोशिश नहीं की है। एक अच्छी बैटिंग काविश है 180 की, जिसमें आपको समझदारी भी नजर आती है, पावर हिटिंग भी नजर आती है, इनिंग्स बिल्ड करने वाली जो सलाहियत और खूबी है वो भी नजर आती है। और इसमें कहीं ना कहीं रनिंग बिटवीन द विकेट, कुछ लक फेवर किया, लेकिन
उसमें आपका जो एक रन आउट का चांस था, हाँ। जब बॉल हाथ को लगकर बॉलर के विकेटों में लगा तो वापस आए सूर्या कुमार यादव। तो देखिए ये फिजिकल फिटनेस यहाँ पर आती है कि आप कितने फिजिकली फिट हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है आपकी, तो आप कितनी जल्दी वापस अपनी क्रीज पर पहुंचते हैं, तो वो यहाँ पर ये नजर आता है। सो एक अच्छी बैटिंग शो पुटअप किया उन्होंने, और एक ड्रॉप कैच अभी हुआ है अर्शदीप की गेंद पर, दूसरी विकेट विराट से ड्रॉप कैच हुआ है। और ये ऐसा कम होता है कि विराट ड्रॉप कर दें कैच, तो विराट से मेरा ख्याल कैच ड्रॉप हुआ है। विराट कोहली के ऊपर आ ही जाते हैं। अब आपने जिक्र कर लिया है कि बैटिंग में मुसलसल जब से टूर्नामेंट शुरू हुआ है, विराट के जो फैंस हैं, परिस्तार हैं, वो चाहते हैं कि विराट को वो उनका, क्योंकि हो सकता है इसके बाद वो आगे ना क्रिकेट खेलें, मतलब T20 में वो हमें शायद ना नजर आए, लेकिन ये कि उनका एक लास्ट मैच है, लास्ट टूर्नामेंट हो सकता है, और वो जिस तरह से मतलब परफॉर्मेंस चाहते हैं लोग, उस तरह की सामने आ नहीं रही है, रन्स नहीं बना पा रहे हैं। शुरू में तो मतलब 0 पर भी डक भी हुए उन्हें। अगर हम आज का मैच भी देखते हैं तो अफगानिस्तान एक अच्छी टीम है, लेकिन उसके बावजूद विराट कोहली बहुत बड़ा स्कोर नहीं कर पाए हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि उनका क्या एज एन ओपनिंग प्लेयर अभी वो शायद उस पोजीशन को स्ट्रांग नहीं कर पा रहे हैं, या इंटरनेशनल मैचेस में लक उनकी साइड पर नहीं है? ऐसा नहीं है, लक वाला इशू नहीं है। जो मैचेस न्यूयॉर्क में हुए हैं वहां पर तो पिच जो थी वो इतनी खराब थी बैटिंग के लिए कि 100 रन के मैच होते रहे, और जो जितनी भी टीमें वहां पर खेली हैं उनके टॉप ऑर्डर जो हैं वो नाकाम रहे हैं, किसी के पास भी इतने ज्यादा रन निकले नहीं है। न्यूयॉर्क वाले मैचेस जो है उसमें तो बहुत ज्यादा उसको नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान भी नाकाम रहा, न्यूयॉर्क के पाकिस्तान की बैटिंग भी नाकाम रही, और भी जितनी टीमों ने वहां पर मैचेस खेले हैं न्यूयॉर्क पिच के स्टेडियम में, वहां पर तो हालात बहुत मुश्किल थे, किसी भी वक्त आपको अनप्लेबल बॉल हो जाता था। तो वो तो पिच ऐसी थी जिसमें आप ये को बहुत ज्यादा किसी भी खिलाड़ी के ऊपर नहीं डाल सकते कि वो मतलब कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो एक अच्छे बॉल की आप अच्छा बॉल में अनप्लेबल बॉल आपको हो जाता था। तो आज के मैच में वो थोड़ा सा बेहतर हुए, लेकिन राशिद खींचे हुए बॉल करते रहे। राशिद ने कुछ जगह नहीं दी बल्लेबाजों को कि वो अपने बाजू खोले, उनको बड़ी बड़ी टाइट लाइन लेंथ पर बॉलिंग की उन्होंने। हाँ। और वो जो क्लियर करना चाहते थे जिस शॉट को वो कर नहीं पाए हैं, तो नबी ने उनका कैच लिया। तो उनको लक वाली साइड नहीं है उनके ऊपर, ना उनका मेरा ख्याल है बैटिंग ऑर्डर चेंज करने से उनका इशू है, क्योंकि वो अगर आप उनको देखते हैं IPL में वो कहाँ पे खेलते हुए आ रहे हैं, और जहाँ उनको शॉट्स की भी कोई ऐसा कमी नहीं है। ये जरूर है कि इंडिया के लिए जो कंसर्न है वो ये है कि उनके टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा है, रोहित शर्मा की तरफ से भी उतने रन नहीं आ रहे हैं, लेकिन ऋषभ पंत जरूर अब तक जितने भी मैचेस उन्होंने खेले हैं, जिस काम के लिए उन्हें वन डाउन बैट्समैन मुंतखब किया गया है, वो अपना किरदार बखूबी निभा रहे हैं वहां पर आकर। अगर कहीं ना कहीं इंडिया एक साइड से फंसता है या स्ट्राइक जो उनका रन रेट है वो कहीं कम होता है, तो ऋषभ पंत उसको वापस लाने की भरपूर कोशिश करते हैं और वो कामयाब भी रहते हैं, और हाफिज साहब खुले शॉट खेलते हैं उनके ऊपर किसी किस्म का। सूर्य कुमार यादव आप देखें कि वो भी किस तरह से उस चीज पर हावी आते हैं, जहां पर उन्हें हमने 2 मैचेस में देखा कि ऋषभ पंत अगर परफॉर्म नहीं कर पाए हैं तो साथ ही साथ सूर्य कुमार यादव ने वो जिम्मेदारी ली और मैच में एक बेहतरीन अपनी जो जगह है उसको मनवाया, अपने आप को जस्टिफाई किया। अभी जिस तरह से अभी भी हम देखें तो उन्होंने बहुत बेहतरीन स्कोर किया। तो आप सूर्य कुमार यादव को किस तरह से देखते हैं? देखिए बात यह है कि ऋषभ पंत जिस तरह से बैटिंग उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ की है, और 2-3 मैचेस ऐसे जरूर उन्होंने खेले हैं अभी, चूंकि उनके ये 4था मैच है, और उसमें उनकी अगर आप सक्सेस रेट देखते हैं तो जो उनका किरदार है वो कि वो उसको लंबा नहीं कर पाए हैं। विकेट एक और गिर गई है, बहरहाल एग्जर को लेकर आए थे और अफगानिस्तान की एक और विकेट गिरी है। तो जो इम्पैक्ट उन्होंने वहां पर रखना है नंबर 3 के ऊपर, नंबर 3 के ऊपर वन डाउन आते हुए, वो उसको किसी हद तक निभाने में कामयाब हुए हैं। बुनियादी तौर पर एक आपको एक आध ओवर अच्छा चाहिए होता है जहां पर आप मोमेंटम को शिफ्ट कर लेते हैं, तो वो उनका एक कोशिश जरूर होती है जिसमें वो कामयाब रहे हैं। जहां तक ताल्लुक सूर्य कुमार यादव का है, वो सिर्फ बड़े शॉट्स की तरफ ही नहीं है, वो स्कोर बोर्ड को रोटेट भी करते हैं, टाइम भी लेते हैं, जिस तरफ का बॉल होता है उस तरफ भी शॉट खेलते हैं, और अपनी मर्जी से भी बॉल जो है वो कहीं का कहीं लेकर शॉट खेल देते हैं। तो उनकी जो एबिलिटी है बड़े शॉट्स की या बाउंड्री बॉल निकालने की, अच्छे बॉल को बाउंड्री की तरफ भेज देना और
जिस बॉल पर बाउंड्री निकाल सकते हैं उसको भी उसमें से बाउंड्री निकाल लेना। तो उनकी बैटिंग में ये चीज नजर आ रही है कि वो एक जो आखिरी मैच उन्होंने यूएसए के खिलाफ खेला था शिवम दुबे के साथ, वहां पर भी उन्होंने निस सेंचुरी मेरा ख्याल स्कोर की थी। आज के मैच में भी उन्होंने एक अहम निस सेंचुरी स्कोर की। और इतनी आप देखेंगे एक साइड से विकेटें इंडिया की गिरती रही हैं मुसलसल। ऐसा नहीं है कि विकेटें रुकी हों, लेकिन उसके बावजूद जो उनका इंटेंट था, जिस तरीके से वो खेल रहे थे, उन्होंने अपने रन रेट को नीचे नहीं आने दिया। जहां पर उनको मौका मिला शॉट्स खेलने का, बड़े शॉट्स का, वो उसकी तरफ गए हैं और रन ऑन बोर्ड उन्होंने उतने किए हैं। मतलब अगर सूर्या कुमार यादव तेज खेल रहे हैं तो उनको दूसरी साइड से सपोर्ट मिल रही है हार्दिक पांड्या की तरफ से, स्कोर बोर्ड रोटेट कर रहे हैं या जो अच्छे बॉल है उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो वो एक आप नजर आता है इस तरीके से कि जहां तक सूर्या कुमार यादव का ताल्लुक है तो वो उनकी एबिलिटी है, वो इनिंग्स को मतलब स्कोर बोर्ड रोटेट भी कर लेते हैं, बड़े शॉट्स की तरफ भी चले जाते हैं। और इंडिया की इस बैटिंग में आप विराट कोहली, रोहित शर्मा से शुरू हो जाएं, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाए, जिन हाई होप्स के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ उनको शामिल किया गया था इस वर्ल्ड कप के स्क्वाड में, वो अभी तक अपने रंग में नजर आए नहीं है। लेकिन सूर्या ने बहरहाल अगर हम देखें जो केएल राहुल की अदम मौजूदगी में जिस चीज की जरूरत थी उसका उन्होंने अच्छे तरीके से वो किरदार अब तक निभाने में तो जरूर कामयाब हुए हैं। बिल्कुल सही। उमर, आप क्या कहते हैं, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, आज कौन सा ऐसा बॉलर है जिससे आपको एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो सबसे ज़्यादा विकेट्स आज ले सकते हैं अफगानिस्तान की जानिब से? देखिए, बुमराह की तो रहती है ना, लेकिन अर्शदीप सिंह एक ऐसा बॉलर है जब बॉलिंग कराता है उसे देख के मज़ा आता है, क्योंकि वो जान डालता है पूरी। I was expecting the answer by the way। और खूबसूरत बॉलिंग करते हैं, लाइन और लेंथ बड़ी उनकी मुनासिब है। और बाकी जहाँ तक कुलदीप यादव की बात है, इनकी इंडक्शन है, बड़े क्लेवर इनकी इंडक्शन है। उन्होंने ये रियलाइज किया है इंडियन डगआउट ने कि अफगानिस्तान को स्पिनर्स के खिलाफ प्रॉब्लम हो सकती है। और जैसे भी मैं बात कर रहा था राशिद खान ने जैसे 3 विकेटें ली है, तो वो भी चल सकते हैं, वो भी उनके लेफ्ट आर्म वर्जन लेग स्पिनर है और माजी में उनकी बड़ी कामयाबी है। लेकिन T20 फॉर्मेट में उन्होंने अभी फिर भी अपना लोहा मनवाना है, लेकिन उनके पास वो एक्सपीरियंस जो है उसको यूटिलाइज करते हुए वो अपना लोहा मनवा सकते हैं। और अफगानिस्तान अब स्ट्रगल कर रहा है, वो वोबल कर रहा है, विकेटें गिरती जा रही है उनकी, तो अब आसान नहीं होगा। फिर यादव जब आएंगे तो फिर देखने वाली बात होगी कि अफगानिस्तान बैटर्स किस तरह खेलते हैं। और नबी पे अभी आई थिंक सो नबी ने आना है कुछ, अगर वो आते वो किस तरह खेलते हैं, एक्सपीरियंस कैंपेनर है। और बाकी मुझे नहीं पता गुलबदीन नाइब अभी है कि नहीं है, अगर वो हो, वो भी सीजन कैंपेनर है तो वो कर सकते हैं। लेकिन इंडिया मुझे लगता है कि वन साइडेड कॉन्टेस्ट जीतेगा, क्योंकि अफगानिस्तान जब भी इंडिया के खिलाफ खेलता है, अफगानिस्तान का ये रिकॉर्ड रहा है कि वो नव को होल्ड नहीं कर पाता। और ये बड़ी कंसर्निंग पॉइंट है अफगानिस्तान के लिए। हालांकि अफगानिस्तान अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन अब वेस्ट इंडीज से हारा है ये लास्ट आउटिंग में। और अब हालांकि वो तो एक फॉर्मेलिटी थी, क्वालिफाई तो कर गए, 3 मैचेस जीते हो, लेकिन देखिए आप बहुत फर्क पड़ता है कि आपने इतने बड़े मार्जिन से अगर मैचेस जीते हो और आप उतने ही मार्जिन से आप खुद मैच हार जाए, फिर भी कॉन्फिडेंस तो इनका डैम्पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई है। अगर इनके पिछले जो टूर्नामेंट्स में जो फीचर की है उस हिसाब से तो बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस की है। और आप कह सकते हैं कि अफगानिस्तान की अब अपनी खेप तैयार हो रही है, जो कि पहले तो काफी प्लेयर्स थे जो पाकिस्तान में खेले। अब आप ये देखें जैसे हजरतुल्लाह जज़ई है, ये अब डोमेस्टिक में सेंचुरी करके आ रहे हैं अफगानिस्तान के नेशनल T20 कप में, और 2019 में आयरलैंड के खिलाफ भी इन्होंने सेंचुरी की है। तो प्लेयर्स अच्छे हैं अफगानिस्तान के, लेकिन ये मैच इंडिया के फेवर में जा रहा है और इंडिया वन साइड जीतेगा। बिल्कुल सही। चलें देखते हैं क्या होता है। हाफिज साहब, अगर हम लोग बात करें, अभी जिस तरह से टूर्नामेंट में हमने देखा कि कुछ टीम्स की जानिब से, बल्कि बेशतर ऐसी टीम्स थी जो कि परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं दे पाई जिस तरह से वो एक इरादा या प्लान के तहत आई। अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की, केन विलियमसन ने रिज़ाइन कर दिया कैप्टनसी से। दूसरी जानिब युगांडा के बैट्समैन ब्रायन मसाबा ने रिज़ाइन कर दिया कैप्टनसी से, उन्होंने भी इनकार कर दिया कि मज़ीद वो एज अ कैप्टन नुमाइंदगी नहीं करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान के बारे में तो आप देखें कि पूरे पाकिस्तान में, हत्ता कि इंडिया से भी अगर हम वीरेंद्र सहवाग की बात करते हैं, तो तमाम लोग जो हैं वो पाकिस्तान के कैप्टन पर उनकी नज़रें हैं कि कप्तानी में फ्लॉज हैं। डेफिनेटली जब एक मुल्क टूर्नामेंट हारता है तो जिम्मेदारी कप्तान पर आती है और कप्तान को भी फ्रंट से लीड करना चाहिए। बाबर आजम पर जिस तरह से तनकीद का सिलसिला जारी है अभी, तो आप देखें कि पाकिस्तान टीम, अभी बाबर आजम वापस आए भी नहीं है, लेकिन तनकीद का सिलसिला भी जारी है स्टिल।
वापस आएंगे तो वो और बढ़ जाएगा। तो क्या कहते हैं, आपको लगता है कि बाबर आजम को बजाय इसके कि इदारा उन्हें कहे कि आप कैप्टेंसी छोड़ दें, उन्हें खुद ही इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है? हाँ, देखिए बात यह है कि अब ये फैसला तो बाबर आजम ने करना है कि इदारा उन्हें कहता है या नहीं कहता। ये भी तो इस चीज़ का तयन है ना, ये भी तो कोई पता नहीं ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें ये कहता है या नहीं कहता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाबर आजम को मजीद कप्तान बरकरार रखना चाहता है। हो सकता है उनकी किसी से बात हुई हो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से या किसी बुनियादी तौर पर तो चेयरमैन ही उसमें सबसे अहम शख्सियत हैं। और अगर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें अगर फर्ज कर लें अगर कह दिया हो या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें कह दिया हो कि हम आपको हटाना नहीं चाहते हैं, तो वो क्यों छोड़ेंगे कप्तानी? क्योंकि उनको कप्तानी से हटाया गया था, उसके बाद शाहीन को बनाया गया था और दोबारा वर्ल्ड कप से पहले बाबर आजम को दोबारा कप्तानी दी गई है। तो उन्होंने फौरन ले उनका फैसला है, वो इसको किस तरीके से देखते हैं, कोई छोड़ रहा है या नहीं छोड़ रहा है, कोई तनकीद कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये तो एक और बात है। लेकिन बाबर आजम कप्तानी छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें कहता है या नहीं कहता है, ये चीज़ें जैसे आगे आगे कुछ वक्त गुजरेगा। अभी कुछ लोग वापस आए हैं, बाबर और उनके साथ कुछ और खिलाड़ी तो अभी पाकिस्तान भी वापस नहीं आए हैं। बिल्कुल। तो ये इसका तयन तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं करना है। लोग कह तो रहे हैं कि उनको कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, उनकी कप्तानी पर सवालात उठ रहे हैं। कौन सा को पहली मरतबा उठ रहे हैं, कौन सा वो गलतियां को पहली मरतबा हुई हैं, कौन सा वो बाबर आजम की कप्तानी में वो गलतियां पहली मरतबा नजर आई हैं जो इससे पहले कभी नजर नहीं आई थी। तो ये एक पुरानी कहानी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी के हवाले से। उसमें एक बस नाकामियों का इजाफा हुआ है। अब हो सकता है कैप्टन ये समझते हों कि वो अकेले जिम्मेदार नहीं है, और अगर वो ये समझते होंगे कि वो अकेले जिम्मेदार नहीं है तो फिर वो अकेले अपनी कप्तानी क्यों छोड़ देंगे? नहीं, अगर वो ये समझते हैं कि वो अकेले जिम्मेदार नहीं है तो फिर वो कप्तान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कैप्टन कभी भी ये नहीं कहता कि मेरी टीम की गलती है। कैप्टन तो ओन करता है कि हम एज अ टीम या मैं एज अ कप्तान अपनी जिम्मेदारियां उस तरह से शायद पूरी नहीं कर पाया, क्योंकि कप्तान जब एक ट्रॉफी मिलती है तो वो कप्तान के हाथ में आती है सबसे पहले। तो आप देखें कि टीम तो कप्तान बनाता है ना, तो अगर वो ये कह रहे हैं कि टीम अच्छा नहीं खेली है, मैं अकेला जिम्मेदार नहीं हूँ, तो फिर तो यहीं से साबित हो जाती है एक बात है, कप्तानी शायद उनके लिए है या नहीं है, फैसला पीसीबी बेहतर कर सकती है। देखिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा है ना। एग्जैक्टली उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा ना कि एज टीम हमारे हैं। हाँ, तो हर उनके सोचने का अंदाज मुख्तलिफ है। उनके ख्याल में सारी की सारी टीम हारी है। तो वो फिर अकेले जिम्मेदारी अगर नहीं लेना चाहेंगे तो जबरदस्ती तो हम उनके ऊपर जिम्मेदारी अगर डाल भी देंगे तो बहरहाल फैसला ये उनका और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है। हाँ, ठीक है, कप्तान मुख्तलिफ अंदाज में सोचते हैं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अंदाज में सोचते हैं। तो जहां तक ताल्लुक इस केस में बाबर का है, तो बाबर को तो वर्ल्ड कप से पहले कप्तान बनाया गया ना। तो अभी उन्होंने कौन सी वो वर्ल्ड कप खत्म करने के बाद पाकिस्तान आ गए हैं या उनकी इस हवाले से कुछ मुलाकातें हुई हैं या किसी से बातचीत हुई है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके साथ उन तक कोई पैगाम पहुंचाया है या उन्होंने खुद कहीं कोई गुफ्तगू की है, किसी चीज का इजहार किया है। तो अभी तक तो वो यही समझते हैं कि सारी टीम हारी है, और जैसा कि वो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहकर भी गए हैं कि एज टीम हमारे हैं। हाँ, तो बैशियत कप्तान उनकी नाकामियों की फहरिस्त में इजाफा हुआ है, लेकिन उसकी कप्तानी की फहरिस्त में नाकामियों की फहरिस्त में इजाफे के साथ साथ पाकिस्तान टीम की नाकामियों में तो इजाफा हुआ है। बिल्कुल एज टीम हारे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एज कैप्टन भी तो उनको ये देखना है ना कि वो बैसियत कप्तान जस्टिफाई कर पाए जो काम उनको करना चाहिए था, क्या वो उसको करने में कामयाब हुए हैं या नहीं हुए हैं। बिल्कुल सही है, सवालिया निशान है इसके ऊपर भी। हाफिज साहब देखें, जिस तरह से हम अक्सर बात करते हैं इसके मुतालिक, बल्कि मैं समझती हूँ कि शायद तमाम प्लेटफॉर्म्स पर इतनी बात इस मौजू पर ना होती हो जितनी हम करने की कोशिश करते हैं। वो ये है कि हम सिर्फ खिलाड़ियों को इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं, सिलेक्शन कमेटी भी उतनी ही जिम्मेदार है, क्योंकि इन खिलाड़ियों को सिलेक्ट करने वाली सिलेक्शन कमेटी है। 9 लोग हैं, आप जिस तरह से बताते हैं कि उसमें 2 डेटा एनालिस्ट भी हैं। इतनी बड़ी, इतनी पावरफुल सिलेक्शन कमेटी होने के बावजूद टीम में ऐसे प्लेयर्स शामिल किए गए जिनके बारे में कप्तान कह रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर हमारा वीक था या बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर पाए, हम एज अ टीम हारे हैं। तो टीम सिलेक्ट तो सिलेक्शन कमेटी ने ही की है। तो आपको नहीं लगता कि अगर तब्दीली या कोई चेंज पाकिस्तान टीम में होने की ज़रूरत है तो वही तब्दीली, वही चेंज सिलेक्शन कमेटी में भी होने की ज़रूरत है?
देखिए, उस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा कप्तान खुद भी हैं। कप्तान एक एलानिया रुकन लेकिन है, आप बाकी 8 लोगों की बात करें। जी, मैं कह रही हूँ कि कप्तान के अलावा बाकी 8 लोग भी तो जिम्मेदार हैं। नहीं, कप्तान खुद भी उस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है ना जी। कप्तान खुद अच्छा, भी उस ये सिलेक्शन इसमें मैं कमेटी एक का सब हिस्सा है, सवाल हेड ऐड कोच भी करना उस चाहता हूँ। सिलेक्शन क्या कमेटी का हिस्सा है। इमरान भाई, जी जी उमर। इमरान भाई, मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मैं इसमें एक सवाल ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए, कप्तान को क्या सिलेक्शन कमेटी में शामिल होना चाहिए? क्या ये असूली तौर पर ठीक है? किसी भी टीम में जस्टिफाई करता है? देखिए जी, इन्होंने एक सिलेक्शन कमेटी बनाई है। वैसे कप्तान से मुशावरत होती है किसी भी टीम के बनाने से। अगर आप कोई स्क्वाड बना रहे हैं 15 का या 18 का, तो कप्तान की राय को अहमियत तो दी जाती है जी। और कप्तान से मुशावरत होती है, दुनिया में हर जगह पर होती है। हाँ। ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कप्तान को उस सिलेक्शन कमेटी का बाज़ाब्ता तौर पर एक रुकन बनाया, जिसमें हेड कोच भी थे और कप्तान भी थे। जब सिलेक्शन कमेटी का ऐलान किया गया, इस 9 रुकनी सिलेक्शन कमेटी का, जिसमें एक बोर्ड के डायरेक्टर भी शामिल है, तो वो होना सिलेक्शन कमेटी को तो एक बिल्कुल अलग एक कमेटी होनी चाहिए, जिसमें किसी को, जिसमें तो नॉन क्रिकेटर को होना भी नहीं चाहिए। ये डेटा एनालिस्ट का भी सिलेक्शन कमेटी में कोई किरदार नहीं है, इसका भी कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए सिलेक्शन कमेटी में। ये क्रिकेटर्स पर मुश्तमिल होनी चाहिए। आप 3 की बनाना चाहें, आप 4 की बनाना चाहें, ठीक है। तो ये 7, 8, 9 लोगों की सिलेक्शन कमेटी का तो कोई जरूरत ही नहीं है पाकिस्तान में। और उसके साथ साथ कप्तान और कोच को एलानिया तौर पर उस बहस में शामिल करने की भी कोई जरूरत नहीं होती। आप उनसे उनकी राय लेते हैं, उनसे कंसल्ट करते हैं। 1-2 खिलाड़ियों के ऊपर अगर आपकी बातचीत होती है तो वो आप उनसे उनकी राय जानते हैं, और उसके बाद सिलेक्शन कमेटी, मतलब कप्तान अगर किसी खिलाड़ी को बतौर खास टीम में शामिल करना चाह रहा है तो वो दलील देगा ना कि मुझे ये खिलाड़ी, मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ तो इस खिलाड़ी का मैं तकाजा कर रहा हूँ, तो इसकी जरूरत क्या है। बिल्कुल। तो उसको सिलेक्शन कमेटी को कायल करना पड़ेगा। सिलेक्शन कमेटी उससे बेहतर ऑप्शंस अगर उसके सामने रख देगी, उससे बेहतर उसके फॉर्म चल रही होगी, फिटनेस बेहतर होगी, उसका वहां पर जहां पर जा रहे हैं वहां पर उसका रिकॉर्ड बेहतर होगा, तो कप्तान को भी फिर मानना पड़ेगी ना इन सारी सूरत हाल में। तो ये एक मुख्तलिफ सी बहस है। लोग पाकिस्तान में, चूंकि जब ये 9 रुकनी सिलेक्शन कमेटी बनी थी, लोगों ने उस पर यह भी कहा था कि ठीक है, कप्तान को होना चाहिए। लोगों ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान में चूंकि डेटा एनालिस्ट की जरूरत है, ये बड़ा अच्छा किरदार अदा करते हैं, तो इनको भी होना चाहिए। तो मेरा तो ख्याल है कि उसको नहीं होना चाहिए। ना किसी डेटा एनालिस्ट की सिलेक्शन कमेटी में अनाउंस उनको नहीं करना चाहिए, ना ही कप्तान और कोच जो हैं उनकी बहसियत रुकन सिलेक्शन कमेटी में जगह होनी चाहिए। आपकी आज़ाद और खुद मुख्तार सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए, जिसमें किसी शख्स की कोई ज़रूरत नहीं है और बाहर से वो सिलेक्शन कमेटी आपकी सारा साल काम करे और उसके पास सारे की सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। खिलाड़ियों की फॉर्म, फिजिकल फिटनेस, उनकी तमाम चीज़ें, वो कहाँ पर खेल रहे हैं, कितना खेल रहे हैं, किसने कहाँ जाना। सिलेक्शन कमेटी के पास तो बहुत अच्छे किस्म के इख्तियारात होने चाहिए, लेकिन आपके पास फिर उस तरह के लोग भी होने चाहिए कि जो इस सारी पूरी की पूरी पूरे साल की आपकी जो क्रिकेट है उसको डिजाइन करने की उसके पास अहलियत होनी चाहिए। बिल्कुल सही। कौन कितने मैच खेल सकता है, कितने उसको खेलने चाहिए, कहाँ खेलना चाहिए, कहाँ नहीं खेलना चाहिए, बैकअप प्लेयर्स कैसे तैयार करने हैं। ये अगर 9 लोग बैठ जाएंगे तो वो तो इत्तेफाक राय नहीं हो पाएगा ना। और फिर कप्तान के अपने उसमें सोच होती है, वो अपने मनपसंद खिलाड़ियों के साथ जाना चाहेगा, कोच अपने मनपसंद खिलाड़ियों के साथ जाना चाहेगा, तो ये अजीब सी सूरत हाल बन जाती है। तो इससे बचने के लिए बेहतर यही है कि आप एक सिलेक्शन कमेटी बनाएं, उसमें ना कोच, कप्तान, ना किसी डेटा एनालिस्ट की कोई जरूरत होनी चाहिए। होना तो ऐसे चाहिए, और लेकिन होता है या नहीं होता है, ये बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तरीके से सोचता है या नहीं सोचता है, ये बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। लेकिन जो एक अच्छी प्रैक्टिस होती है उसके ऊपर आप जाएंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है, मेरा ख्याल है। बाकी अभी इस वक्त भी ये जो सिलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारी है, बिल्कुल उसकी भी जिम्मेदारी है। जिन्होंने सिलेक्शन कमेटी बनाई उनकी भी जिम्मेदारी है। मुख्तलिफ फैसले जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर साबित नहीं हुए हैं, तो ये अपनी अपनी जगह पर सभी जिम्मेदार हैं। अकेले खिलाड़ी तो उसके जिम्मेदार नहीं है। खिलाड़ी इसलिए जरूर जिम्मेदार है कि वो क्रिकेट बेहतर नहीं खेल सके हैं, कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन जो लोग फैसला साजी में शामिल हैं उन सबके ऊपर अपने अपने हिस्सों में, अपनी अपनी जगह पर उनकी फैसला साजी के ऊपर क्या जो फैसले थे वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बेहतर साबित हुए, क्या उनसे पाकिस्तान को फायदा हुआ या फिर पाकिस्तान को नुकसान हुआ। तो ये सारी चीजें इस शिकस्त के पस मंजर में नजर आती हैं। और अगर कोई उनको वैसे देखना चाहेगा
तो ठीक है, अगर नहीं देखना चाहेगा तो अगस्त 2023 से लेकर जून 2024 के दौरान पाकिस्तान जो है वो ये तीसरा बड़ा टूर्नामेंट है जो हारा है। और अगर अभी भी किसी को इसका एहसास नहीं होगा कि वाकई पाकिस्तान क्रिकेट में चीज़ें अच्छे अंदाज में आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो फिर क्या किया जा सकता है? लोग बात करते रहेंगे, अपने ख्यालात का इजहार करते रहेंगे, जिस तरह से क्रिकेट का जो हाल है पाकिस्तान में हो रहा है। ये ऐसा होना तो नहीं चाहिए ना। ऐसा इसको बेहतर होने की ज़रूरत है और उसको बेहतर करने की भी ज़रूरत है। उसको बेहतर करना भी चाहिए। जो लोग जिनके पास फैसले की ताकत है, उनकी ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि इसकी इस्लाह की तरफ जाएं। बिल्कुल सही है। हाफिज साहब, इसी सवाल पर वापस आते हैं। उमर से जानना चाहूँगी, उमर शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। उमर, अभी की क्रिकेट की अगर हम बात करें, जिस तरह से अफगानिस्तान और इंडिया खेल रहा है, हम कहीं ना कहीं इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को डेफिनेटली बहुत मिस कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान टीम होती इस टूर्नामेंट का हिस्सा तो सूरत हाल, हमारा इंटरेस्ट का लेवल, हमारा एक्साइटमेंट लेवल कुछ और होता, हमारी गुफ्तगू कुछ और होती, पाकिस्तान के मुतालिक भी, टीम के मुतालिक भी। सो व्हाट डू यू थिंक कि हु इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट स्टेज ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम? देखिए, करंट सिस्टम मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आप कैप्टन को चले आप गुस्सा कर सकते हैं, आप बाकी प्लेयर्स को भी गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन प्लेयर्स को जो ला रहा है, उनको अरेंज कर रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल है सारा। मतलब जो सिलेक्शन जो हुई है, क्या क्राइटेरिया था, फिर डाटा एनालिस्ट की जैसे उन्होंने बात की, ये बिल्कुल ठीक बात है कि डाटा एनालिस्ट का तो बनता ही नहीं है कि कमेटी में हो। उसकी वजह ये है कि ठीक है, आप शो में बुला लो डाटा एनालिस्ट को, वो अपने बता दे सारी चीज़ें, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्रेंचाइज क्रिकेट में उसकी असिस्टेंस ले लो, वो वहाँ पे बता दे अपने कोचेस वगैरह को कि ये प्लेयर का ये है। लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू नेशनल लेवल, तो मेरे हिसाब से इतनी उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए कि एक डाटा एनालिस्ट को आप सिलेक्शन कमेटी में शामिल करो, क्योंकि वो डिसेप्शन हो सकती है, बहुत सी चीज़ों की डिसेप्शन होती है। बात बिल्कुल ठीक है, एवरेज जो है वो एट टाइम्स नहीं मैटर करती है। एट टाइम्स हो सकता है कि आपको वो मौके उस तरह ना मिले हो और एवरेज आपकी वो उस तरह ना हो और आप में टैलेंट हो। एट टाइम्स ये क्राइटेरिया सिर्फ एवरेज तक महदूद नहीं होना चाहिए, स्किल्स पे भी होना चाहिए और एक प्लेयर को डिस्कवर करना चाहिए प्रॉपर तरीके से। तो ये बात है। और दूसरा ये है कि ओबियसली पाकिस्तान अगर होता तो कल यूएसए के जगह पे साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेल रहा होता, और न्यूजीलैंड अगर होता तो आज अफगानिस्तान की जगह इंडिया के खिलाफ खेल रहा होता। तो ऑब्वियसली ये करंट सिस्टम और सारे जो स्टेक होल्डर्स है, कहीं ना कहीं हर बंदा जो है कसूरवार है। एक बंदे को ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन जो बंदे के पास जो ताकत है वो जस्टिफाई नहीं कर रहा, अनफॉर्चुनेट है, सिस्टम के साथ खिलवाड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है। उमर आज जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने 13 साल की उम्र में एक आर्टिकल लिखा था कि पाकिस्तान की क्रिकेट को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। तो आप ये देखें कि कितना वक्त उस चीज़ को गुजर गया और आज पाकिस्तान की हालत पहले से भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, बल्कि इतनी ख़राब है हत्ता कि टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए हैं, पहले मरहले से ही बाहर हो गए हैं। हाफिज़ साहब, हम जिस तरह से भी गुफ्तगू कर रहे थे आपके साथ, आप बता रहे थे जिस तरह से चीज़ें, उसमें एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी कि अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए, बेहतरी किस तरह से हो सकती है। हम इस मौजू पर इतनी तफसील में बात करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक आप देखें कि टीम वापस आई नहीं है मुकम्मल तौर पर। टीम वापस आती है, उसके बाद ये मामला तय होंगे, पीसीबी के साथ उनके जो भी डिस्कशन होगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, लेकिन एक उम्मीद होती है कि आपको यकीन होता है कि नहीं, ये चीज़ हमारी ठीक हो जाएगी, इस पर काम हो जाएगा। वो होप आप रखते हैं, सोल्यूशन आपकी नज़र में क्या हो सकता है? देखिए, अभी उमर जैसे नेशनल टीम का जिक्र कर रहे थे डेटा एनालिस्ट की, देखिए मेरा ये मतलब नहीं है कहने का कि डेटा एनालिस्ट बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए। वो आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन कमेटी में किसी डाटा एनालिस्ट को होना ये मुनासिब नहीं है। वो प्योर क्रिकेट का काम है जो कि क्रिकेटर्स को करने की जरूरत है। क्रिकेटर्स को करने, जहाँ तक डाटा एनालिस्ट है, आपको वो मदद दे सकते हैं कि अगर किसी प्लेयर के फेवरेट जोन है, किसी के वीक जोन है, मतलब मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं जो ऑपरेट होती हैं थ्रू डेटा, तो आप उससे मदद ले सकते हैं। लेकिन डेटा उस वक्त बनता है जब कोई बॉल गिरता है, जब कोई शॉट लगता है, जब कोई रन स्कोर हो जाता है। अगर कोई क्रिकेटर रन ही ना बनाए, क्रिकेट मैच ही ना हो, तो क्या डेटा एनालिस्ट वो मैच कर सकता है? नहीं। डेटा एनालिस्ट तो मोहताज है क्रिकेट होने का।
सेम गोज विद द तो स्टैट्स क्रिकेट एज वेल होने से एंड पहले रैंकिंग्स डेटा एज वेल। एनालिस्ट जो है वो आगे नहीं कुछ भी काम कर सकता। तो डेटा का जो किरदार है, उसका जो एक मखसूस किरदार है, उसको वहीं तक रहने की जरूरत है। वो आप नेशनल टीम में भी आपके काम आ सकता है, आपके खिलाड़ियों को मुख्तलिफ अंदाज में मदद फराहम कर सकता है। हाँ। आपके वीडियो एनालिसिस होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो आपको खेल में बेहतरी पैदा कर सकती हैं। तो जो जिसकी हदूद है, उसको उसमें रह के काम करने की जरूरत है। इसलिए उसके नेशनल टीम में भी अगर हैं तो उनका एक खास काम है उनको, मतलब जैसे पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सिलेक्टर हैं हारून रशीद साहब, उन्होंने ये कहा कि शादाब खान को नंबर 4 पर इसलिए भेजा जाता है कि वो डेटा एनालिस्ट जो हैं वो ये कन्विंस हैं कि इसका इम्पैक्ट नंबर 4 के ऊपर है। अब वो लोग जो इस दलील को मानते हैं और उसको नंबर 4 पे भेजते हैं, उनसे भी बंदा फिर पूछ ले कि भाईजान आप नंबर 4 पर इसका इम्पैक्ट क्या इंटरनेशनल क्रिकेट में है, इम्पैक्ट जो उनका हुआ वो क्या, उस वक्त कंडीशंस क्या थी, किस टीम के खिलाफ था, मैच कैसे चल रहा था, और सारी चीजें आप देखते हैं ना। आप सिर्फ जी चूंकि PSL में ये नंबर 4 पर परफॉर्म करते हैं तो इनको पाकिस्तान टीम में भी इंटरनेशनल क्रिकेट में भी नंबर 4 पर ही भेजा देखिए हाफिज साहब, अगर टेक्नोलॉजी ने इतना ही आगे जाना था तो फिर तो स्टेडियम में ये अंपायर की भी जरूरत नहीं है, फिर वो क्यों खड़े होते हैं? मतलब एक हद तक एक टेक्नोलॉजी जो है वो चीजों को सर्कुलेट कर सकती है ना। टेक्नोलॉजी ने इतना आगे जाना होता ना वीरव, तो कोरोना वायरस ना होता जो पैंडेमिक इतनी बड़ी पूरी दुनिया ने देख ली है। आप देखें कि इतना अगर डेटा एनालिस्ट जैसे आप कह रहे हैं हाफिज साहब कि उनका, हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि उनको होना ही नहीं चाहिए, उनका होना एक अलग ज़रूरत है, एक नीड है, लेकिन उस चीज़ को कंटिन्यू रखना, मतलब अगर खिलाड़ी खेलेगा तो उसका स्कोर बनेगा, एग्जैक्टली वही जो आप बात कर रहे हैं। तो अभी अगर हम बात करें कि जिस तरह से अगर शादाब का नंबर 4 अकॉर्डिंग टू डेटा एनालिस्ट ठीक है, तो फिर फिटनेस के लिए फिर हमें एक मेडिकल का बंदा भी फिर रखना चाहिए सिलेक्शन कमेटी में, जो उनकी फिटनेस भी मैयर करे, बताए कि हाँ जी ये फिटनेस के एतबार से यहाँ पर हो सकते हैं कि नहीं। जी, तो वो अगर नंबर 4 पर कोई खिलाड़ी PSL में अच्छा खेलता है तो उसकी बुनियाद पर आप उसका सिर्फ इस एक बुनियाद पर ना आप उसकी ऑपोजिशन देखें, ना आप उसकी कंडीशंस देखें, ना आप उसकी बॉलिंग किन हालात में उसने रन किए हैं, वो सारी चीजें आप नजरअंदाज करके सिर्फ एक नंबर के ऊपर फोकस कर दे, तो आप उसको कैसे एक मंतकी दलील जो है मंतक उसको समझ सकते हैं। बिल्कुल। तो ये वो सारी चीजें हैं जो अबहाम पैदा करती हैं, जहाँ से कंफ्यूजन बनती है, बढ़ती है और फिर बहस किसी और तरफ निकल जाती है। इसलिए हर किसी शख्स का एक किरदार है मखसूस, उसको अपनी उस किरदार में रहते हुए जो बेहतरीन नताइज उसको देने के लिए काम करने की जरूरत है वो उसको करना चाहिए। अब इसको किसी भी चीज को आप गैर जरूरी तौर पर बढ़ावा देंगे या किसी भी चीज को गैर जरूरी तौर पर हावी करेंगे तो वो हकीकत तो उसकी छुपेगी ना। तो आपको कामयाबी तो नहीं मिल सकती जब तक आप हकायक के मुताबिक काम नहीं करेंगे। अगर कभी मिल भी जाएगी तो वो देर पानी होगी ना, और उससे गलत जो गलत रिवायत जो है रिवायत पर कायम होती है और फिर लोग उसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं, जैसा कि कुछ केसेस में यहाँ पर लगता है कि हो रहा है। ये मेरा कहना नहीं है, हारून रशीद साहब ने कहा, जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर हैं, कि ये नंबर 4 पर इसलिए उनको खिलाया जाता है। तो अब वो फिर पिछले 10 मैचेस में उनके 110 रन हैं, तो वो डेटा पता नहीं कहाँ चला जाता है, वो जो ये नहीं बताता कि ये तो बेसिकली राइट आर्म लेग स्पिनर पाकिस्तान की टीम के लिए बॉलिंग ऑलराउंडर मुंतखब होते हैं और 110 रन 10 मैचों में और 1 विकेट जो है वो 10 मैचों में है। तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि यही अदादो शुमार है। अगर इसमें कहीं कुछ कमी कोताही रह गई है तो उसके लिए मैं माजरत चाहूँगा, लेकिन ये है। तो इसके बाद आप कहाँ पर रुकेंगे कि कैसे कैसे फैसले करने हैं, और अगर इसी तरीके से आगे बढ़ेगी क्रिकेट और अगर आप ये डेटा तो ये भी निकल आएगा कि पाकिस्तान ने इतने रन किए, पाकिस्तान की इतनी विकेटें गिरी, उसकी ज्यादा गिर गई, तो वो तो डेटा कुछ और बना रहा होगा ना। आयरलैंड और मजमूई तौर पर जब आप डेटा लिखेंगे, आयरलैंड और कनाडा के मैच को भी शामिल कर लेंगे, USA और इंडिया के मैच को भी शामिल कर लेंगे, तो ज्यादा फर्क तो नहीं निकलेगा, लेकिन फर्क एक होगा कि आप वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। ये नहीं डेटा आपको बता सकता कि आप कैसे बाहर हुए। रैंकिंग्स के बारे में क्या कहेंगे? अभी तक मैं देख रही हूँ कि पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर होकर वापस आने की बातें कर रहा है, कप्तान तब्दील होने की बात हो रही है, टीम में सर्जरी की बात हो रही है, और इधर रैंकिंग्स एक अलग ही निखार पैदा कर रही हैं सारे मौजू में कि बाबर आजम जो हैं वो रैंकिंग के एतबार से तीसरे नंबर पर आ गए।
रिजवान जो है वो चौथे नंबर पर आ गए हैं। इंडिया के प्लेयर में ख्याल से सूर्या कुमार यादव जो है वो शायद पहले दूसरे नंबर पर हैं। तो आप ये देखें कि ये रैंकिंग का आना, बाबर आजम का तीसरे नंबर पर आना, चौथे नंबर पर आना, आपको नहीं लगता ये जो रैंकिंग का जो सिलसिला है ये इंडिविजुअलिटीज तक ले जाता है आपको? आप बहुत सेल्फिश होकर खेलते हैं बिकॉज आपको रैंकिंग में ऊपर आना है एज अ टीम, आप सोचते ही नहीं है कि आप टूर्नामेंट्स जीत रहे हैं या नहीं। देखिए जी, जहाँ तक इस रैंकिंग का ताल्लुक है, हमने तो कभी भी उसकी को बहुत ज्यादा उसके ऊपर ना खुशी का इजहार किया है ना गमी का इजहार किया कि ये नीचे क्यों चली गई है, ये ऊपर क्यों आ गई है। जिन लोगों के लिए इसकी अहमियत है वो इसको लोगों को इसके जो फवायद हैं उनके बारे में बताएं। बस टीम आपकी अगर सुपर 8 में ना जा पाए और आप कहें जी देखिए हम टॉप 10 में हैं, तो उसका क्या मानी क्या है, उसका क्या मकसद है? मतलब आपकी टीम सुपर 8 में ना जा पाए, अफगानिस्तान और यूएसए सुपर 8 में खेल रहे हो और आप अपनी रैंकिंग को लेके बैठ जाए कि देखें जी हम तो टॉप 10 में हमारे 2 बैटर्स मौजूद हैं, तो उसका क्रिकेट, पाकिस्तान की क्रिकेट को क्या फायदा होना है? क्या लोग जो है वो ये देखेंगे कि इंटरनेशनल क्रिकेट में कि आप के 2 बैटर्स जो है वो आईसीसी की रैंकिंग में है या 2 बॉलर या 4, इवन 4 भी लगा लें, बैसियत टीम तो आप बाहर है सुपर 8 से। टॉप क्रिकेट हो रही है वेस्ट इंडीज में, दुनिया की 8 बेहतरीन टीमें इस वक्त, तो आप यही कहेंगे ना दुनिया की 8 बेहतरीन टीमें T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप एक ट्रॉफी के उसूल के लिए मैदान में है, तो पाकिस्तान तो 8 बेहतरीन टीमों में नहीं है। तो फिर इस आईसीसी की रैंकिंग का क्या फायदा? इसका क्या फायदा क्या लगेगा कि क्रिकेट को पाकिस्तान की इसका क्या फायदा हो सकता है? बिल्कुल सही है। उमर, अगर हम मैच की तरफ नज़र दौड़ाते हैं, इंडिया अफगानिस्तान आमने सामने है और अफगानिस्तान को देखें अगर तो महसूस हो रहा है कि शायद कहीं ना कहीं मैच हार सकते हैं। कामरान अकमल साहब ने वैसे कहा कि अफगानिस्तान टीम को कोई भी टीम हल्का ना ले बिकॉज इनक्रेडिबल परफॉर्मेंसेस हमने देखी हैं अफगानिस्तान की। सो डू यू थिंक कि अफगानिस्तान आज बदकिस्मती से या कारकर्दगी की बिना पर या इंडिया की डोमिनेंस की वजह से मैच नहीं जीत पाएगा? देखिए वो एक अलग फैक्टर हो सकता है कि इंडिया की डोमिनेंस, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि जब भी इंडिया से खेलते हैं ना तो वो अपना बेस्ट नहीं दे पाते, जो मुझे लगता है। हालांकि आप दूसरी टीमों को देखें तो वो टफ टाइम देते हैं, हमें टफ टाइम देते हैं हमेशा से, और साउथ अफ्रीका को भी टफ टाइम दिया हुआ है, वेस्ट इंडीज को भी हराया हुआ है, न्यूजीलैंड को भी। तो न्यूजीलैंड को जिस तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली 84 रन से हराना कोई आसान बात नहीं थी। तो वो तो है ऑब्वियसली, लेकिन अभी जब तक मैच खत्म नहीं होता कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अभी ऑब्वियसली इंडिया आर ऑन ड्राइविंग सीट और देखते हैं किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन आप ऑब्वियसली इनको छोटी टीम तो कह नहीं सकते। 2018 में इनको वैसे टेस्ट स्टेटस मिल गया था इनको और आयरलैंड को। अगर यूएसए इतना कोई जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है तो अफगानिस्तान तो यूएसए से तो बहुत जबरदस्त और टॉप की टीम है। ऑन पेपर्स वो अलग बात होगी अगर इनका इनकाउंटर होता है तो, लेकिन अफगानिस्तान ने इम्प्रूव किया है और दुनिया को कहा है कि भाई हम जो है हमें भी हमारी तरफ भी आए, और ये अच्छी बात होगी कि इनको सीरीज मिले बड़ी टीमों के साथ, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के साथ मिले और इनके लर्निंग प्रोसेस होता रहे, जो कि अच्छा होगा रीजन के लिए। अगला मैच ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का होना है क्योंकि ये मैच इट्स अबाउट टू एंड आफ्टर आई गेस के 1 घंटे तक मैच खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद गुफ्तगू में तब्दीली आ जाएगी और हम बात कर रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के मैच की। बहुत डिफरेंस नज़र आता है, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को हम एक पैनल में देखते हैं और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को हम एक पैनल में देखते हैं। आज की तरह की ही सिचुएशन जो है वो बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के मैच में भी हो सकती है। तो क्या लगता है कि बांग्लादेश कोई अपसेट या कोई सरप्राइज कर सकता है? बांग्लादेश अगर हराएगा तो वो मेरे हिसाब से अपसेट नहीं होगा, लेकिन ये बात ज़रूर है मीरब कि बांग्लादेश को बहुत कम मौका मिलता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना, तो ये इनके लिए एक एक्साइटिंग मैच होगा और मुझे लगता है कि इनको डिलीवर करना चाहिए क्योंकि बांग्लादेश ने बहुत अच्छा कमबैक किया है। और जिन लोग उनसे उम्मीदें छोड़ गए थे कि बांग्लादेश अच्छा करेगी, स्पेशली आफ्टर 2-1 अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स, तो बहुत अच्छा कमबैक किया है और उनके पास सीनियर भी है, शाकिब है, महमूदुल्लाह है, तंजीम की फॉर्म में इतना अच्छा बॉलर इनके पास आ गया और फिर रिशाद, ये 2 बॉलर्स ऐसे हैं जो कि ऑब्वियसली तस्कीन का एक्सपीरियंस, मुस्तफिजुर का एक्सपीरियंस भी अपनी जगह, तो ऐसे बॉलर्स हैं जो कि सरप्राइज दे सके। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए ऑस्ट्रेलिया जैसी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, उनके लेवल पे उतरना पड़ेगा और वो देखते हैं कि क्या वो उतरते हैं नहीं उतरते। आसान नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया क्योंकि एक सिग्नेचर क्रिकेट खेलना जानते हैं। तो
ऑब्वियसली मैच एक्साइटिंग हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया आर क्लियरली द फेवरेट्स। बिल्कुल सही है। हाफिज साहब, आपको क्या लगता है, अगर हम बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के मैच की बात करें, किस तरह से आप प्री मैच डिस्कशन के बारे में अगर थोड़ा सा हम इस तरफ जाते हैं, तो मैच से कबल गुफ्तगू में आपको क्या एक प्रेडिक्शन आप दे सकते हैं कि मैच के अंदर कोई खास चीज़ देखने को मिल सकती है? देखिए, प्रेडिक्शन करना तो मेरा नहीं ख्याल कि वैसे आपने कभी की नहीं है, आपने हकाइक बताए हैं जब भी बताए हैं। देखिए, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बेहतर टीम है बिल्कुल, और उनकी आप देखें खेल के तमाम शोबों में उनके पास मैच विनर्स मौजूद हैं। एक से हर शोबे में एक से ज्यादा मैच विनर्स उनके पास मौजूद हैं और जिस तरह से वो डोमिनेट करते हैं आईसीसी के टूर्नामेंट्स में और जिस तरीके से वो एक उनकी अप्रोच है जब वो टूर्नामेंट्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में आते हैं तो दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आते हैं। बांग्लादेश के बारे में जब वो यूएसए से हारे थे तो उसके बाद लोगों का कुछ ख्याल इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उन्होंने जब वर्ल्ड कप के मैचेस शुरू हुए तो वहां पर बेहतर क्रिकेट खेली और वो फिर सुपर 8 तक आए। तो अब बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के मैच में आप ऑस्ट्रेलिया एक फेवरेट की हैसियत से मैदान में उतरेगी और जो उनका फर्क है दूसरी टीमों से या जो निस्बतन उनसे कमजोर टीमें हैं, वो कोशिश यही करते हैं हमेशा कि उसको कभी खत्म ना किया जाए और किसी भी मैच को इतना आसान ना लिया जाए, बल्कि जो जिस जगह जिस टीम के खिलाफ वो खेल रहे होते हैं, जितना उनमें फर्क होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया में उनके, वो कोशिश उनकी यही होती है कि उसको उसी मार्जिन से हराने की कोशिश करते हैं। ये नहीं है कि मतलब अगर किसी कमजोर टीम के खिलाफ खेल रहे हैं तो बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं, किसी अच्छी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं तो अच्छी क्रिकेट खेलना शुरू कर दें। तो उनके लिए ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट को देखते हुए वो इस तरीके से खेलते हैं हमेशा से। और बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का ऑन पेपर आप देखते हैं तो कोई खास मुकाबला तो नहीं है, लेकिन T20 क्रिकेट है, ऑन द डे सम टाइम लक आपको फेवर नहीं करती, आप बुरा भी खेल जाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा कम होता है। बिल्कुल सही। हाफिज साहब, आपके लिए कमेंट है, विजय पगारे कह रहे हैं कि आपको क्या लगता है अफगानिस्तान इंडिया पर, यानी आप एक्चुअली किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप देखें कि कौन सी टीम जो है वो आज का मैच जीत सकती है? देखिए, मुझे तो उमर ने कर दिया कंफ्यूज। पहले उमर ने कहा था कि अच्छा मुकाबला होगा, फिर इन्होंने कहा जी कि मैच जो है वो इंडिया एक तरफा जीत जाएगा, फिर इन्होंने कहा जी कि पता नहीं अब मैच किसी भी तरफ जा सकता है। हाँ, तो उमर ने तो कर दिया कंफ्यूज। अब बीच में वो हिटें लग गई थी, लेकिन अब दोबारा इंडिया की तरफ चला गया। अब चौथा बयान आ गया आपका। उमर सिचुएशन के मुताबिक अपने बयान तब्दील कर रहे हैं, तो अब आपका चौथा ख्याल आ गया। सर जी, यहाँ पे 3-3 बयान चेंज होते हैं, मैंने तो फिर दूसरा किया है इस मैच में। और आप बैटिंग के शोबे में भी देखें और उसके बाद बॉलिंग के शोबे में भी देखें, जहां जहां उनको मौका मिला उन्होंने बाउंस बैक किया। बाउंस बैक तो खैर वो इतना नीचे गए नहीं, लेकिन जो फर्क था उनका और अफगानिस्तान की टीम में मैच्योरिटी का, ठीक है जी, और स्किल्स का, ठीक है, मैचेस में प्रेशर को हैंडल करने का, मैचेस को जीतने का, वो नजर आता है। तो आपको दोनों जगह पर वो फर्क बैटिंग में भी नजर आएगा, बॉलिंग में भी नजर आएगा। जब वो बैटिंग कर रहे थे क्योंकि उनके विकेट्स गिर रहे थे, लेकिन फिर भी वो अपनी बेसिक्स से नहीं हटे हैं। जो शॉट्स सूर्य कुमार यादव खेलते हैं, उन्होंने अपने वही शॉट्स खेले हैं। कुछ शॉट्स उन्होंने मतलब है कि गैर मामूली अंदाज में खेले, और अभी मैं देख रहा हूँ कि रहमानुल्लाह गुरबाज वो जैसे आउट हुए ना, जैसे उन्होंने जो शॉट खेला, मतलब दूसरे तरीके से उन्होंने अपनी विकेट जाया की। तो पहले इसी तय करके उन्होंने कि मैंने जसप्रीत बुमराह आए हैं, मैंने उनको निकल के शॉट लगाना है। तो बुमराह इतनी आसानी से तो रन नहीं देते हैं, तो वो उसी अंदाज में, अब वो चूंकि अभी तक उन्होंने पैड घुबरा करना चाहते हैं ना बैटर्स को, अभी तक जो गलती उन्होंने की है वो उस गलती के गम में अभी तक मुब्तला है और डगआउट में बैठे हुए हैं, पैड भी नहीं उतारे। तो इंडिया का और अफगानिस्तान का जो फर्क है क्रिकेट में वो नजर आया है। कुछ गलतियां भी की हैं फील्डिंग में अफगानिस्तान ने, जिसका उनको नुकसान भी हुआ है, लेकिन जो सेंसिबल क्रिकेट है ना उसकी तरफ से, इंडिया की तरफ से, वो भी हुई है। जो बॉलर्स उनको लगता था कि इनको थोड़ा रिस्पेक्ट देने की जरूरत है, उन्होंने उसको दी है। और फिर उन्होंने अगर एक बॉलर को कम रन किए हैं तो उन्होंने दूसरे के ऊपर चार्ज भी किया है। तो अच्छे बॉल उनको भी निकाला बाउंड्री की तरफ, और जो उनको थोड़ा सा
खराब बॉल मिला उसको भी बाउंड्री की तरफ निकाला, तो जो डॉट बॉल उन्होंने अगर किसी एक को खेले हैं तो उन्होंने दूसरे के ऊपर पूरे भी किए हैं वो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उमर, जिस तरह से हाफिज साहब कह रहे हैं कि आप सिचुएशन टू सिचुएशन जो है वो अपने बयानात को इस टाइम चला रहे हैं और आप देख रहे हैं कि नहीं अब ये सूरत हाल हो गया तो अब ऐसे, अब ये हो गई है तो ऐसे, लेकिन ये है कि मैं अगर अपनी बात करूं पर्सनली तो आई ऑब्वियसली दैट्स अ वेरी क्लियर थिंग कि इंडिया ही कहा था, इंडिया विल विन डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम देखें तो दिल से ना अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा हूँ, आपको पता ही है मैंने कितना वो तो इंडियंस भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो ना सिर्फ इंडियन टीम के वो तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में, बल्कि आपको तो ग्राउंड्स भी मिले थे, वो बात की और चली जाएगी। आईपीएल भी खेलते हैं, मतलब तो सारे लोग डिस्ट्रिक्ट मिले, लेकिन पाकिस्तान ने बेसिकली इनको सपोर्ट किया, लेकिन इधर नहीं जाना चाहिए, बात की और चली जाएगी, लेकिन इंडिया फेवरेट्स है इस वक्त, बस बात इतनी सी है। बिल्कुल सही बात है। आज का मैच अब ये छठा बयान आ गया उमर का। नहीं यार, मुझे लगता है अगर हम 1 घंटा और अपना प्रोग्राम डिले करेंगे तो उमर के 10-15 बयान आ जाएंगे, मैच भी खत्म हो जाएगा। इमरान भाई, आपको पता है क्रिकेट एक खूबसूरत खेल है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी पे बेस करता है, तो बीइंग अ क्रिकेटिंग फैन, क्रिकेटिंग बिलीवर, हमें ये रखना चाहिए एक बॉल में भी कुछ हो सकता है, मिरेकल्स हो सकते हैं। जैसे मैक्सवेल की इनिंग को मैं अपनी जिंदगी की बेहतरीन इनिंग्स में रेट करता हूँ पर्सनली, क्योंकि मुझे बहुत उस इनिंग ने मोटिवेट किया कि 200 किया, आपसे उठा नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी आप कलाइयों की मदद से खेल रहे थे, छोटे खेल रहे थे, वो समथिंग वेरी मैजिकल स्पेल था जी वो। बिल्कुल सही बात है। हाफिज साहब, किरण का कमेंट है, वो कह रही हैं कि द सेम मिस्टेक यूएसए बैट्समैन डिड अगेंस्ट रबादा येस्टरडे, ट्राइड टू हिट when he was bowling repeated by गुरबाज today to बुमराह। एग्जैक्टली वही जो बात आप कर रहे थे, मतलब आप देखें कि लोग किस हद तक क्रिकेट को समझते हैं और कितना एक सिमिलर ओपिनियन आया। रबाडा ने गालिबन 19वें ओवर करवाया वो, 2 रन दिए और 1 विकेट ली थी, वो टर्निंग पॉइंट था। हाफिज साहब जी जी बिल्कुल बिल्कुल, लोग बड़े बड़े करीब से देखते हैं जी, लोग जो क्रिकेट को सारा साल फॉलो करते हैं, क्रिकेट सारा साल देखते हैं, वो बड़ी करीब से तमाम चीजों को, एक से एक विकेट को उसने कैसे आउट किया, उसने कैसे आउट किया, तो लोग उसका बड़ा बगौर जायजा लेते हैं और उसका फिर अपनी ख्यालात का भी इजहार करते हैं। सो ये क्रिकेट के साथ मोहब्बत है लोगों की। बिल्कुल सही बात है। और रक्षानी, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट, इनका कहना है कि आप बताइए कि इंडिया कितने रन से मैच जीत सकता है। इफ आई डिस्कस अबाउट, मुझे लगता है कि 26 रन। एस्ट्रोलॉजर को ले लेते हैं इसके लिए। नहीं कोई बात नहीं, आपके बयान जो है वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेंगे। मुझे लगता है कि तकरीबन 26-25 रन से इंडिया मैच जीत सकता है। व्हाट वुड यू से उमर? इट्स हार्ड टू से, नो प्रेडिक्शन एट ऑल। एट टाइम्स ये होता है ना, वो पाकिस्तान के साथ होता है कि जब आपको लगे कि आप जीतने लगे हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ढीली हो जाती है और मार्जिन आपको लगता है कि ज्यादा होगा, विनिंग वो कम हो जाता है। तो अफगानिस्तान है, अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस कम है यहाँ पर। ठीक, मुनासिब मार्जिन से जीतेंगे, वैसे ही कहूँगा। हाफिज साहब आप क्या कहेंगे? लेकिन मैं तो मैच खत्म होने का इंतजार करूंगा, जब आखिरी बॉल पर गिर जाएगा ना, उस वक्त बताऊंगा कि कितने दैट्स गुड, बहुत अच्छे। चलिए जी, काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं अभी शामिल नहीं कर सकती, हमारे पास वक्त बहुत कम है। निखिल कह रहे हैं कि आपको इंग्लैंड से वेस्ट इंडीज़ में कौन 2 टीम स्ट्रॉन्ग लग रही हैं? इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ में से मुझे अब लग रहा है कि इंग्लैंड एक मुश्किल टीम हो सकती है। उमर? देखिए, वो वेस्ट इंडीज को जिस मोमेंटम के साथ वो आई है सुपर 8 में, तो सडनली वो एक फेवरेट्स बन गए थे और उनको हराना, क्योंकि इंग्लैंड भी कैरी करके आया है फॉर्म एक, जब वो स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच नहीं हुआ शायद वो जीत भी जाते। हाँ। तो अब एक ऊपर से डिफेंडिंग चैंपियंस है, तो पलड़ा तो ऑब्वियसली भारी, गलती नहीं कर सकती ना वेस्ट इंडीज की टीम। जो बैटिंग फिर सॉल्ट ने कर दी है, उन्होंने साबित कर दिया है। हाफिज साहब आप क्या समझते हैं, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड में से स्ट्रॉन्ग टीम कौन सी है? देखिए, वेस्ट इंडीज अपने मैदानों पर एक मजबूत टीम है और इंग्लैंड जो है उसके पास किसी वाइट बॉल में, अगर ये T20 भी खेल रहे हैं या वनडे भी खेल रहे हैं, उनके पास खेल के दोनों शोबों में मैच विनर्स मौजूद हैं जो खेल का नक्शा बदलने की, मैच का नक्शा बदलने की सलाहियत रखते हैं। बिल्कुल सही बात। और एक के बाद एक सारे का सारा उनका स्ट्राइक रेट चेक कर लें कि वो 135 प्लस मेरा ख्याल है उनका सारे बल्लेबाजों का। और उनमें सिर्फ ये नहीं है कि वो बड़े शॉट्स की तरफ ही जाते हैं, उनको इनिंग्स बिल्ड भी करना आती है, इनिंग्स अच्छे तरीके से स्कोर बोर्ड रोटेट भी कर सकते हैं, टाइम भी ले सकते हैं और फिर बड़े शॉट्स की तरफ भी आसानी से जा सकते हैं। बॉलिंग में उनके पास स्पिन बॉलिंग, उनकी हर किस्म की उनके पास सहूलत मौजूद है।
फास्ट बॉलिंग में उनके पास रियल किस्म की जो पेस होती है वो मौजूद है। वेस्ट इंडीज की थोड़ा बॉलिंग आप कह सकते हैं कि उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन अपने मैदानों पर और बैटिंग उनकी ज्यादा बेहतर है। अगर वो पहले बैटिंग करते हैं या रन ऑन बोर्ड करते हैं या चेज करने के लिए भी जाते हैं तो बैटिंग निस्बतन उससे बेहतर नजर आती है। लेकिन इंग्लैंड के पास तो तीनों शोबों में उनकी बड़ी बैलेंस टीम नजर आती है, जिसमें आपको T20 क्रिकेट के तकाज़ों के मुताबिक खेलने वाले क्रिकेटर्स मौजूद हैं उनके पास। बिल्कुल सही बात है। हाफिज साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। उमर, थैंक यू जॉइनिंग अस एंड शेयरिंग द beautiful memories, as Umar has told me something how he wrote the article when he was just 13 years old about how the improvement of Pakistan, and even till now अभी तक पाकिस्तान की improvement नहीं, हमें तो बस सिचुएशन जो है वो ख़राब ही होती नज़र आ रही है। सो इट्स ब्यूटीफुल व्हेन एवरीवन इज़ कनेक्टेड टू क्रिकेट। अभी तक भी अगर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से लोग क्रिकेट को कनेक्ट करते हैं, क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान टीम से मोहब्बत करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान टीम का अरूज देखा, जिन्होंने हॉकी का जवाल देखा, उनका पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए जो एक खौफ है। सो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम जब मुकम्मल टीम पाकिस्तान वापस आए तो बेहतरीन फैसले हों और हमारे इन प्लेयर्स से जितना फ़ायदा लिया जा सकता है हम उनसे ले सकें और इन्हीं प्लेयर्स को हम इस काबिल बनाएं ताकि इनके बाद जो टीम आए वो इनसे सीखे। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें इंडिया और अफ़गानिस्तान की, तो अभी मैच जारी है। मेरे ख्याल में इंडिया आज का मैच जीत जाएगा। आप लोग भी कमेंट्स में बताएं कि कितने रन्स के साथ आपको लगता है कि इंडिया आज का मैच जीतेगा। यकीनी तौर पर मैं आपके कमेंट्स कल शामिल करने की पूरी कोशिश करूंगी प्रोग्राम में। तब तक के लिए मुझे उमर हाफिज़ आपको इजाज़त दीजिए, आपसे कल मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।